भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ है? हुमायूं जी का शासनकाल कब था? 1601 ईस्वी के आसपास। भारत में कागजी मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? उसका उत्तर होगा रिजर्व बैंक को प्राप्त। 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। अब भैया 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना तो हुई, अगर आपसे पूछ दे कि रिजर्व बैंक के लिए अधिनियम कब आया है तो आप क्या बताएंगे? आरबीआई अधिनियम 1934 में आया है। आरबीआई अधिनियम 1934 में आया है, जबकि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? 1935 ईस्वी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के मुद्रा और बैंकिंग नामक चैप्टर को। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम एमसीक्यूज के माध्यम से हल करेंगे। यह प्रश्न आपको यूपीएससी, एमपीपीएससी, बैंकिंग, पुलिस, रेलवे, एसएससी किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम नामक चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं सभी एमसीक्यूज को कवर किया है। आप इस चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं या फिर हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ है? पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ है? 1540 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में या फिर 1806 ईस्वी में? तो आपको पता होगा कि पत्र मुद्रा का चलन सबसे पहले किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था? तो एक मुगल सम्राट थे जिनका नाम था हुमायूं। हुमायूं जी के शासनकाल पे स्टार्ट हुआ था। अब आपको अगर पता हो कि हुमायूं जी का शासनकाल इस टाइम पीरियड में कब था तो आपको उत्तर बड़े आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो हुमायूं जी का शासनकाल कब था? 1601 ईस्वी के आसपास। मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? सर मार्शल द्वारा, क्रोमर द्वारा या क्राउथर द्वारा या हैंसन के द्वारा? तो मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, इसका यह परिभाषा क्रोमर द्वारा दी गई थी। भारत में कागजी मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? भाई कागजी मुद्रा जो है 10 का नोट हो गया, 100 का नोट हो गया, 50 का नोट हो गया, 20 का नोट हो गया, सबसे ज्यादा जारी करने का अधिकार, पूर्ण अधिकार किसको है? भारत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है या फिर वित्त आयोग को प्राप्त है, रिजर्व बैंक को प्राप्त है या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को प्राप्त है? भारत में कागजी मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसको प्राप्त है? उसका उत्तर होगा रिजर्व बैंक को प्राप्त। अब अगर आपसे पूछा जाए रिजर्व बैंक के बारे में कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। अब भैया 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना तो हुई, अगर आपसे पूछ दे कि रिजर्व बैंक के लिए अधिनियम कब आया है तो आप क्या बताएंगे? आरबीआई अधिनियम 1934 में आया है। आरबीआई अधिनियम 1934 में आया है, जबकि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? 1935 ईस्वी। अब रिजर्व बैंक को मुद्रा, एक सर्वोच्च मुद्रा संस्था है रिजर्व बैंक, यह एक सर्वोच्च मुद्रा संस्था है। इसके कार्य क्या है भैया? नोट की छपाई तो करता है भैया, छपाई तो इसका प्रमुख कार्य है, लेकिन ध्यान रखना रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोट या सिक्के बिल्कुल नहीं छापता है। 1 रुपए के नोट या सिक्के बिल्कुल नहीं छापता है। 1 रुपए का सिक्का जो होता है, सिक्का अधिनियम 1906 में आया है भैया। सिक्का अधिनियम 1906 में आया था। इसके तहत वित्त मंत्रालय 1 रुपए का सिक्का छापता है। ध्यान रखना, सिक्का अधिनियम 1906 के तहत वित्त मंत्रालय 1 रुपए का सिक्का या फिर नोट छापता है। रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? नोटों की छपाई। दूसरा कार्य क्या है? पैसों की आपूर्ति और नियंत्रण। जो बैंक रेट है, दर है, इसको कम ज्यादा करना किसका काम है? रिजर्व बैंक का काम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का मापन करना मुद्रा का कार्य नहीं है कि है? मूल्य का हस्तांतरण करना, मूल्य का संचय करना या मूल्य का स्थिरीकरण करना?
निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, आपको बताना है। तो मुद्रा का स्थिरीकरण मतलब रोकना, यह इसका कार्य नहीं है। मुद्रा का कार्य यह नहीं है। मूल्य का संचय करना बिल्कुल है, मूल्य का हस्तांतरण करना है, मूल्य का मापन करना भी मुद्रा का कार्य है। मूल्य का मापन उदाहरण आपसे अगर पूछ दिया जाए कि मूल्य का मापन मुद्रा के द्वारा कैसे होता है, तो मान लेते हैं भारत में रुपीस चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है। डॉलर की कीमत 2021 में मान लेते हैं 1 रुपये है। 1 डॉलर की कीमत रुपीस में कितनी है, 65 रुपये मान लेते हैं 2021 में। लेकिन यही डॉलर हो सकता है कि 2023 में आते 1 डॉलर की कीमत 68 रुपये हो जाए। 68 रुपये में 1 डॉलर ही मिलता है अमेरिका में। ठीक है, तो मुद्रा बढ़ गई कितने से, 3 से, लेकिन इसकी तुलना में 1 भी नहीं बढ़ी है। तो मूल्य का मापन हो गया भैया कि नहीं हुआ। जो अमेरिका के रुपए में 1 रुपये में प्राप्त हो जाएगा वह भारत में 2021 में 65 में प्राप्त होगा और 2023 में जाके यह 68 में प्राप्त होगा। तो मूल्य का मापन हुआ या नहीं हुआ। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है। शीघ्र पलायन की जाने की प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाती है। ऐसी विदेशी मुद्रा ना लिखोगे तब भी चलेगा। दुर्लभ मुद्रा कहलाती है, सुलभ मुद्रा कहलाती है, स्वर्ण मुद्रा कहलाती है या गर्म मुद्रा कहलाती है। तो गर्म मुद्रा जो होती है वह शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति रखती है। दुर्लभ मुद्रा ऐसी मुद्रा जो दुनिया में व्यापक रूप से स्वीकार्य होती है दुर्लभ मुद्रा कहलाती है, जैसे डॉलर। सुलभ मुद्रा कैसी मुद्रा है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग और आपूर्ति इसकी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। स्वर्ण मुद्रा क्या है, यह तो कोई भी जानता है। स्वर्ण को बैंक में रख देने से जो मुद्रा प्राप्त होती है उसे स्वर्ण मुद्रा कहते हैं। गर्म मुद्रा क्या है, वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति के रखती है, वह गर्म मुद्रा ही कहलाती है। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग अपेक्षाकृत कम होती है, मांग की अपेक्षा से कम होती है, वह हार्ड मुद्रा कहलाती है, करेंसी कहलाती है। या फिर वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है, जिसकी मांग कम और आपूर्ति ज्यादा हो। या फिर वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों बराबर होती हैं, स्थिर होती हैं, वह मुद्रा हार्ड करेंसी कहलाती है। या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हार्ड करेंसी क्या होती है बाबू, ध्यान से देखना। हार्ड करेंसी के बारे में अपन बात करते हैं, जिसकी आपूर्ति कम होती है लेकिन मांग ज्यादा होती है। जिसकी आपूर्ति कम होती है लेकिन मांग ज्यादा होती है वह हार्ड करेंसी कहलाती है। और इसी समय पे अगर आपको कह दिया जाए सॉफ्ट करेंसी क्या होती है, सॉफ्ट करेंसी ये है जिसकी आपूर्ति ज्यादा हो लेकिन मांग कम हो, वह सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। हार्ड करेंसी क्या है, जिसकी आपूर्ति कम हो और मांग ज्यादा हो। सॉफ्ट करेंसी क्या है, जिसकी मांग कम हो और आपूर्ति ज्यादा हो। तो इसका उत्तर क्या हुआ, जिसकी मांग ज्यादा हो और आपूर्ति कम हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। ठीक है, इसके शब्दों को आपको समझना पड़ेगा भैया। सॉफ्ट करेंसी अभी हमने बताया जिसकी आपूर्ति ज्यादा हो मांग कम हो, जिसकी आपूर्ति ज्यादा हो मांग कम हो, जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम अधिक हो। सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, देश में उद्योगों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध होना सस्ती मुद्रा है कि नहीं है, आपको बताना है। या फिर देश की मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना सस्ती मुद्रा है। ठीक है, देश के उद्योगों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को अधिक बाजार दर पर ऋण उपलब्ध होना सस्ती मुद्रा है। या फिर विदेशी मुद्रा का देशी मुद्रा के पूर्व
सापेक्ष में सस्ते में उपलब्ध होना सस्ती मुद्रा है। अगर आपसे पूछ रहा है कि सस्ती मुद्रा क्या है, तो इसका उत्तर क्या है? देश में मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना सस्ती मुद्रा है। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? वही चीज है, लेकिन इसको फिर से अपने तरीके से बताना है। ब्याज की कम दर होती है, बचत का निम्न स्तर होता है, आय का निम्न स्तर होता है या निम्न जीवन स्तर होता है। जीवन स्तर से तो इसका कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। आय का निम्न स्तर होता है सस्ती मुद्रा में, ये बिल्कुल नहीं है। ब्याज की दर कम होती है सस्ती मुद्रा में। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। क्या कहलाता है? मुद्रा अवमूल्यन या विमुद्रीकरण या मुद्रा संकुचन या मुद्रा स्फीति क्या कहलाता है? तो सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा को चलाना मुद्रा विमुद्रीकरण कहलाता है। विमुद्रीकरण कहलाता है। मुद्रा संकुचन का क्या कारण होता है? मुद्रा संकुचन होता क्या है? किस कारण से मुद्रा का संकुचन होता है? मुद्रा पूर्ति की तुलना में माल एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी, निर्यात की तुलना में आयात में कमी होती है, तो मुद्रा संकुचन होता है। माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में जब कमी होती है तब मुद्रा संकुचन होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुद्रा संकुचन कब होता है? जब माल और सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में जब कमी हो जाती है तो मुद्रा का संकुचन हो जाता है। सेवाओं की पूर्ति तो बढ़िया है, लेकिन मुद्रा की पूर्ति में जब कमी होती है तब मुद्रा संकुचन हो जाता है। चलिए, ज्यादा लोड ना लेते हो, ज्यादा समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसे आप बताइए, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, क्या होता है भैया? गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, वह क्या कहलाता है? एमोटाइजेशन कहते हैं या मुद्रा अपस्फीति कहते हैं, रिसेशन कहते हैं या मुद्रा स्फीति कहते हैं। मूल्य गिरता है भैया, मूल्य गिरता है लेकिन कीमतें बढ़ती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रा की स्फीति कहते हैं। मुद्रा की स्फीति कहते हैं। मुद्रा की स्फीति क्या होती है? स्फीति और यह अपस्फीति। स्फीति कब होती है? जब मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रा का मूल्य गिरता है और कीमतें बढ़ती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? मुद्रा की स्फीति कहते हैं। और मुद्रा की अपस्फीति किसे कहते हैं? जब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और कीमतें घटती है, तो मुद्रा की अपस्फीति कहलाती है। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति का साथ मंदी की स्थिति में होता है, क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति का साथ मंदी की स्थिति में होता है, क्या कहलाती है? फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, एमोटाइजेशन या रिफ्लेशन। इसे क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मुद्रा स्फीति कब होती है? जब बाजार में मंदी आ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? गतिरोध और अपस्फीति की स्थिति होती है। गतिरोध और मंदी की स्फीति होती है। गतिरोध और मुद्रा स्फीति होती है, या गतिरोध और पुनः स्थापना होती है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? अभी पिछले क्वेश्चन में अपन पढ़ के आए हैं। मुद्रा स्फीति जब मंदी की स्थिति में होती है, तो गतिरोध और मुद्रा स्फीति एक साथ जब होती है, गतिरोध और मुद्रा स्फीति जब एक साथ होती है तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। मुद्रा स्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उत्पत्ति को क्या कहते हैं? जब बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हो, मुद्रा स्फीति भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, तो उसे क्या कहते हैं? फिर वही क्वेश्चन, इसे भी क्या कहेंगे? स्टैगफ्लेशन कहेंगे। जो लाइनें क्वेश्चन के रूप में बनी हुई है ना, उसे आप एक जगह पे नोट कर लो, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं। क्या कह रहा है
घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर जो होता है, अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। मतलब जो अपने को राजस्व घाटा हो रहा है उसके लिए सरकार ने कागजी मुद्रा आरबीआई से छपवा लिया और राजस्व घाटे का अंतर को समाप्त कर दिया। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है। भारत की आर्थिक विकास के लिए जब राजस्व घाटा हुआ तो सरकार ने कागजी मुद्रा का निर्माण कराया। उसके बाद यह उद्देश्य है उसका कि आर्थिक विकास हो। परंतु यदि यह विफल हो गई, कागजी मुद्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, मान लेते हैं, यह अंतर को पाटने के चक्कर में कागजी मुद्रा बहुत ही बढ़ गई है, तो इनमें से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? बता रहे हैं आपको। मुद्रास्फीति बढ़ेगी भैया, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। यदि धन या मुद्रा बहुत अधिक हो, वह माल वस्तु बहुत कम हो, वही बात फिर से है। यदि धन बहुत ज्यादा हो गया हो इंसानों के पास और जो माल हो या फिर सामान हो बहुत ही कम हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे भी अपन मुद्रास्फीति कहेंगे। चलिए मुद्रास्फीति अच्छे से आपको अब हम समझा ही देते हैं, ठीक है। तो मैं भाई सब ज्यादा से ज्यादा मान लेते हैं अपने को घर बनाना है, तो गिट्टी हो गया, रॉड हो गया, सीमेंट हो गया, सबसे ज्यादा मैं लेने जाऊंगा, ठीक है भाई। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो मैं सब लेके आ जाऊंगा। ऐसे ही मान लो सुमित के पास भी ज्यादा पैसा है, उसको वह सोच रहा है कि मैं स्टॉक कर लूं किसी भी चीज का। जैसे मान लेते हैं गोदाम बना लेते हैं, उसके पास भी मान लेते हैं बहुत पैसा है, तो वो भी शक्कर, गुड़, बादाम या फिर अन्य किसी भी चीज का स्टॉक कर लेता है। भाई ज्यादा पैसा है तो पूरा सामान लेके आ जाएगा। तो और भी किसी के पास जो पैसा है वो भी इसी तरह से लाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा है, करेगा क्या? तो पैसा जब ज्यादा हो और सामान की बाजार में कमी हो जाए तो उसे हम मुद्रास्फीति ही कहते हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मंदी कहलाती है, अति उत्पादन कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाती है या मुद्रा अस्फीति कहलाती है। बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया भी क्या कहलाएगी? मुद्रास्फीति कहलाएगी। फिर से एक बार मुद्रास्फीति आपको समझाते हैं अगर समझ में ना आया हो तो। एक सामान है गुड़, जो विक्रेता है उसके पास मान लेते हैं सिर्फ 3 किलो गुड़ है। मेरे पास, अर्पित के पास, सुमित के पास, रमेश के पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, 100 रुपए है मान लेते हैं। और पहले गुड़ की कीमत कितने हैं? 10 रुपए प्रति किलो है। ये सोच रहा है इसके पास भी 100 रुपए है, इसके पास भी 100 रुपए है और इसके पास भी पूरे 100 रुपए है। और 3 किलो गुड़ की तीनों को जरूरत है। इसके पास भी 30 रुपए है, ए के पास भी, बी के पास भी और सी के पास भी, ठीक है ना? और तीनों को 3 किलो गुड़ की आवश्यकता है। तो 10 रुपए किलो में अगर यह बेचता है तो ये भी लेने आ जाएगा। ये बोलता है हम 20 लेने आ जाएंगे 20 रुपए किलो में, ये बोलता है हम 30 में भी लेने आ जाएंगे। भाई रमेश क्या कहता है? हम 30 रुपए किलो में भी लेने के लिए तैयार है क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब पैसा सामान की अपेक्षा कम हो जाए, मतलब पैसे की कीमत कम हो जाए सामान की अपेक्षा, तो उसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? बचत का बजट बनाकर, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि करके, सरकारी व्यय में कटौती करके, या इनमें से सभी? तो सरकारी व्यय में कटौती करके मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। कि सरकारी व्यय में कटौती करेंगे तो मुद्रास्फीति कैसे रुक जाएगी भाई? तो मान लीजिए ग्रामीण लोग हैं, वह रोजगार गारंटी में काम करके पैसा कमाते हैं, जो कि रोजगार गारंटी अधिनियम 2002 में आया था। चलिए अब क्या है भाई, 210 रुपए आजकल शायद मिल रहा है। 210 रुपए एक व्यक्ति को भी मिलेगा, 210 दूसरे को भी मिलेगा।
तो ग्रामीणों में पैसे सबसे ज्यादा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो यह सरकारी योजना ही है ना, रोजगार गारंटी स्कीम। तो सबके पास जब पैसे होंगे तो वह सामान लेने जाएंगे, तो बाजार में सामान की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, सामान की कीमत बढ़ जाएगी तो मुद्रास्फीति हो ही जाएगी। और जब इनके पास जब पैसा होगा ही नहीं, सरकारी व्यय गवर्नमेंट करेगी ही नहीं, तो इनके पास जब पैसा नहीं होगा तो ये सामान लेने नहीं जाएंगे या फिर कम सामान लेने जाएंगे, तो मुद्रा की कीमत बढ़ी रहेगी। भाई सामान कम लेने लोग जाएंगे तो वो सामान ज़्यादा महंगा बेच के क्या करेगा? महंगा दे रहे तो लोग सामान ही नहीं लाएंगे, तो वह मुद्रास्फीति में कमी हो जाएगी। किस कारण से? सरकारी व्यय में कटौती करके। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने की विधि नहीं है? मांग पर अगर नियंत्रण कर दिया जाए तो क्या मुद्रास्फीति में कमी हो जाएगी कि नहीं होगी? मुद्रा की पूर्ति की पर नियंत्रण कर दिया जाए तो कमी होगी कि नहीं होगी? बाजार दर में कमी हो जाए तो फिर मुद्रास्फीति में नियंत्रण होगा या नहीं होगा? या फिर वस्तुओं की राशनिंग कर दी जाए? बताइए कौन सी विद्या। भाई अगर मांग पर नियंत्रण कर दिया गया तब तो मुद्रास्फीति कमी हो जाएगी। अगर लोग कहें, सरकार बोल दी कि 2 किलो से ज्यादा किसी को सामान देना ही नहीं, तो वह पैसा लेके क्या कर लेगा? तो मांग पर नियंत्रण करने से तो मुद्रास्फीति की कमी हो जाएगी। हाँ होगी। मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण कर दिया जाए, वही बात है। बाजार में कमी कर दी जाए, ब्याज दर में कमी करने से मुद्रास्फीति में कौन सा फर्क पड़ जाएगा भैया? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा भैया ब्याज दर की कमी। विधि नहीं है, ध्यान देना है, ध्यान देना है इस चीज को। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो नहीं है या फिर सही है, ये चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रख के पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? ब्याज दर देने वाले को, ब्याज दर लेने वाले को, व्यापारी वर्ग को, वास्तविक परिस्थितियों में के धारक को। सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति के कारण सबसे ज्यादा हानि किसको होती है? लेने वाले को, लेनदार को, लेनदार को हानि होती है। इसका उत्तर बी होगा। मुद्रास्फीति से लाभ क्या है? मुद्रा का बाजार में बढ़ना मुद्रास्फीति ही कहलाती है। जो सामान होते हैं, जो गुड्स होते हैं, गुड्स की कमी हो और पैसा बाजार में बढ़ जाए तो वह मुद्रास्फीति कहलाती है। तो जब ये कंडीशन हो जाएगी बाजार में तो सबसे ज़्यादा लाभ किसे होगा? बचतकर्ता को, जो पैसा बचा कर रखता है उसे, ऋण देने वाले को, ऋण लेने वाले को, या फिर पेंशन प्राप्त करता हो। तो सबसे ज़्यादा लाभ किसे मिलेगा? जो ऋणी होता है। चलिए, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, उत्पादक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का, उत्पादक मूल्य सूचकांक का, थोक मूल्य सूचकांक का, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसका उपयोग किया जाता है भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए? तो भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है। कब? कब मानी जाएगी कि मुद्रास्फीति की दर बिल्कुल शून्य है? कब मानी जाएगी? उस वर्ष में जब मुद्रास्फीति की दर बढ़े भी और घटे भी। उस वर्ष में जब प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर घटती है तब मुद्रास्फीति मानी जाएगी। या फिर उस वर्ष में जब प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो जाती हो तब मानी जाएगी। या फिर वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में जिसमें मुद्रास्फीति की वार्षिक दर स्थिर रहे। मुद्रास्फीति कब मानी जाएगी? शून्य दर तब मानी जाएगी जब प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? उत्पादन में कमी होती है तब मुद्रास्फीति होती है, या फिर मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हो तथा उत्पादक में कमी हो तब मुद्रास्फीति होती है, या फिर मुद्रा में जब वृद्धि हो जाती है तब, या फिर उत्पादन में जब वृद्धि हो जाती है तब मुद्रास्फीति होती है।
उत्पादन में जब वृद्धि हो जाएगी तब तो मुद्रास्फीति हो ही नहीं सकती। उत्पादन में जब वृद्धि हो जाएगी तब तो मुद्रास्फीति हो ही नहीं सकती, कोई सवाल नहीं उठता भाई। जब सामान अपने पास ज्यादा रहेगा, अब सामान ज्यादा रहेगा तो मुद्रास्फीति तो होगी ही नहीं। ठीक है, उत्पादन में जब कमी हो जाएगी तब हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति बढ़ने का क्या कारण है? जब मुद्रा सबके पास पैसा ज्यादा हो जाएगा तो फिर मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। जबकि सबके पास पैसा ज्यादा हो जाएगा तो सामान लेने सब लोग जाने लगेंगे। जब सब लोग सामान लेने जाने लगेंगे तो सामान बाजार में कम पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए इसका उत्तर क्या है? मुद्रा में वृद्धि जब हो जाती है, मुद्रा में वृद्धि होती है तब मुद्रास्फीति होती है। सबसे बड़ा कारण यही है। चलिए, भारत में मुद्रास्फीति की माप किस आधार पर होती है? माप किस आधार पर होती है? आधार पूछ रहा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, सी नंबर श्रमिकों की जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, या फिर इनमें से सभी। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है। चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया है? 2 बार अवमूल्यन किया गया है किस समय पे? तो जब मनमोहन जी की सरकार थी तब 1991-92 में भारत के रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? किस चीज के? कृषि और ग्रामीण से। आपको बताना है भारतीय स्टेट बैंक, औद्योगिक वित्त निगम, नाबार्ड, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। इसका उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर है नाबार्ड। जो नाबार्ड है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसे कहा जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक वह कृषि और ग्रामीणों के लिए ही काम करता है। नाबार्ड क्या है? राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास बैंक ही क्या है? नाबार्ड है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई है तो इसका उत्तर क्या बताएंगे? 12 जुलाई 1982 में। 1982 में कब इसकी स्थापना हुई? 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, अगर इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाए, अगर इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? मुंबई के महाराष्ट्र में। मुंबई के महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, यह क्या कार्य करता है? कृषि परियोजना में सहयोग करता है। कोई भी लघु उद्योग खोलना चाहता है तो उसको वह ब्याज दे देगा, ब्याज में पैसा दे देगा। कुटीर उद्योग खोलना चाहता है, ग्रामोद्योग खोलना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है तो वह इसे पैसा रकम दे देता है, नाबार्ड। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एग्जिम बैंक आयात निर्यात हेतु बैंक है। आरबीआई बैंकों का बैंक कहा जाता है। आईडीबीआई या फिर एफसीआई, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर क्या होगा? एफसीआई। इसका फुल फॉर्म आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा और इसे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, चलिए, एफसीआई के बारे में आपको रिसर्च करके कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, निजी क्षेत्र वाले यदि बैंक खोलना चाहते हैं तो कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है उसे? बताना है। 26%, 33%, 49% या फिर 74%? कितने परसेंट की अनुमति है भारत सरकार के द्वारा? अगर कोई इंसान विदेशी निवेश से बैंक खोलना चाहता है तो उसे 49% की अनुमति है। भारत में नए निजी बैंक की स्थापना करने के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी कितनी होनी चाहिए? 50 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए या फिर 500 करोड़ रुपए? अगर किसी को निजी बैंक की स्थापना करनी है तो उसे कम से कम कितने रुपए उसके पास होने चाहिए? इसका उत्तर है 500 करोड़ रुपए कम से कम उसके पास होने चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने दी? किसने बोला कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय कर दिया जाए?
प्रवर्तक बैंक क्या होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होते हैं, आपको यह तो पता होना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वह बैंक होते हैं जो कि कृषि तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने का कार्य करते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहलाते हैं। कौन से? जो कृषि तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने का कार्य करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र का हिस्सा कितना होता है, राज्य का इतना हिस्सा कितना होता है, और जो प्रवर्तक बैंक होते हैं या फिर दस्तावेज बैंक होते हैं उनका हिस्सा कितना होता है, ठीक है। तो अगर सेंट्रल का पूछे, केंद्र का पूछे, राज्य का पूछे, या फिर प्रवर्तक बैंक या फिर दस्तावेज बैंक के बारे में पूछे, तो जो केंद्रीय बैंक की बात है तो उसका हिस्सा कितना होता है, 50%। जो राज्य केंद्र सरकार का हिस्सा कितना होता है, 50%। राज्य सरकार का हिस्सा 15%। और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलते हैं उनका हिस्सा कितना होता है, 35%। ध्यान रहना चाहिए, केंद्र का हिस्सा 50%, राज्य सरकार का हिस्सा 15% और जो ग्रामीण बैंक खोलते हैं उनका हिस्सा 35% होता है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में दो बातें हो गई। कौन? कृषि तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देता है। दूसरी बात, केंद्र सरकार 50% हिस्सा देती है, राज्य सरकार 15% और जो दस्तावेज बैंक होते हैं वह 35%। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो उसका आपका उत्तर क्या बताओगे? 2 अक्टूबर 1975। 1975, 2 अक्टूबर 1975। यह किसने कहा? संस्तुति किसने दी? ऑप्शन आपके पास है नरसिंघम समिति, रंगराजन समिति, खुसरो समिति, फेरवानी समिति। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर क्या होगा? खुसरो समिति। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि खुसरो समिति की स्थापना कब हुई है, तो खुसरो समिति की स्थापना 1989 ईस्वी में हुई है। 1989 ईस्वी में। इसका संबंध किससे है? कृषि और ग्रामीण शाखा से है। कृषि और ग्रामीण शाखा से ही है ना भाई। खुसरो समिति की अगर आपसे सिफारिश पूछी जाए कि कौन कौन सी सिफारिश इन्होंने दी है, तो शीघ्र चुनाव होने की सिफारिश दी है, भारत में राष्ट्रीय सहकारी बैंक बने ज्यादा से ज्यादा, ग्रामीण बैंक का प्रवर्तक बैंक से विलय हो, यही वाली बात है। अगर रंगराजन समिति की बात की जाए कि यह कब बनी है, तो इसका उत्तर होगा 1991 में रंगराजन समिति बनी है। किस कार्य के लिए बनी थी? इसका कार्य था वित्तीय क्षेत्रों में सुधार से संबंधित थी। ये वित्तीय क्षेत्रों में जितने भी सुधार आए हैं उससे संबंधित थी। फेरवानी समिति की क्या थी? फेरवानी समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991-92 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1991-92 में। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए, फेरवानी समिति का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। फेरवानी समिति किस चीज से संबंधित है? तो शेयर बाजार से संबंधित है। रंगराजन समिति, नरसिंघम समिति की स्थापना 1991 में, रंगराजन समिति की स्थापना 2012 में, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट अगर पूछी जाए तो 2014 में दी गई थी। चलिए, इतना डीप में ना जाते हुए, अभी हम आपकी क्लास थोड़ी ले रहे हैं, ये तो क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? नरसिंघम समिति किस संबंध में चुनाव केंद्र सरकार को दिया जाता है? नरसिंघम समिति किस संबंध में चुनाव सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? किस संबंध में दिया था? उच्च शिक्षा सुधार के संबंध में दिया था, कर रचना सुधार के संबंध में दिया था, बैंकिंग संरचना सुधार के संबंध में दिया था, या फिर पंचवर्षीय क्रियान्वयन सुधार संबंधी दिया था? वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। हम तो यह पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है, यह तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आपको इसका उत्तर बताना है कि किस चीज से संबंधित थी। तो नरसिंघम समिति जो है, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। यह बैंकिंग संरचना सुधार संबंधित थी, मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। इन्होंने बैंकों को कैसी सिफारिश दी थी? कितने स्तरीय बैंक बनाने की सिफारिश दी थी? तो आपका आंसर क्या होगा? 4 स्तरीय बैंकों की सिफारिश की थी इन्होंने। चलिए, अगला क्वेश्चन। वित्तीय सुधारों पर नरसिंघम समिति जो 1991 में बनी थी, हम कितनी बार बता चुके, स्थापित करने का सुझाव दिया था? बताइए। अरे ये तो हम पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके। कितने स्तरीय थी? 4। चलिए, अगला क्वेश्चन। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? बीमा उद्योग, कर सुधार,
बीमा क्षेत्र या फिर बीमार उद्योग, सॉरी बैंकिंग क्षेत्र? बताइए। आर.एन. मल्होत्रा समिति, सबसे पहले तो आर.एन. मल्होत्रा समिति बनी कब? इसका उत्तर होगा 1993 ईस्वी में बनी। किस क्षेत्र में है? तो बीमा क्षेत्र के लिए बनी थी। एक बात बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए कि इन्हीं के सिफारिश के बाद ही आपने सुना होगा IRDA इरडा को 1999 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में गठित किया गया। इरडा के बारे में एक बात और जान लीजिए कि इन्हें सन 2000 में इसे वैधानिक निकाय के रूप में भी शामिल कर दिया गया। आर.एन. मल्होत्रा समिति के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, मान लीजिए किस सन में? 1999 में। और इसे वैधानिकता कब मिली? 2000 में। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिसका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। अनुसूचित बैंक क्या है? जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, जिसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, मुख्यालय विदेशों में है, इनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हुआ है। क्या कहलाता है? अनुसूचित बैंक कहलाता है। वह क्या कहलाता है? अनुसूचित बैंक कहलाता है। अगर जहां पे भारतीय रिजर्व बैंक आया, मतलब आपको उस क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत बार आता है। अनुसूचित बैंकों के बारे में और कुछ जान लीजिए। यह आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है। पहली बात, बैंकों का कुल धन 5 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 लाख होना चाहिए। इसका कुल धन कितना होना चाहिए? लगभग 5 लाख होना चाहिए कम से कम। आरबीआई से यह उधार ले सकते हैं क्योंकि दूसरी अनुसूची में शामिल है। ठीक है, 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है जीएसआई, एलआईसी, एसबीआई या फिर यूटीआई? जी का मतलब ग्रुप। जी का मतलब क्या है बाबू? ग्रुप। आई का मतलब इंश्योरेंस स्कैम, ग्रुप इंश्योरेंस स्कैम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2008 में, जीआईएस की। एलआईसी की बात, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1818 ईस्वी के आसपास। पहली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1818। एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई की स्थापना आपसे पूछा जाए तो 1955 में हुई। और सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्थान कौन सा है? यूटीआई। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। इसकी स्थापना 1963 में हुई है। 1963 में हुई है। इसकी निगरानी कौन करता है? सेबी करता है। म्यूचुअल फंडों की, किसी भी म्यूचुअल फंड की हो, उसकी निगरानी कौन करता है? सेबी करता है। अब आपसे अगर सेबी पूछ दिया जाए, सेबी के बारे में, तो सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। इसकी स्थापना कब हुई है? सेबी के बारे में। ठीक है, सेबी के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्थापना कब हुई है, तो इसका उत्तर क्या बताएंगे? 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में। 1988 में, 12 अप्रैल 1988 में। क्या करता है यह? भारतीय प्रतिभूति म्यूचुअल फंड को, और इसका विनिमय बोर्ड है। इसका प्रबंधन कितने सदस्यों के द्वारा होता है? तो सेबी का प्रबंधन 6 सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? वही क्वेश्चन है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बता के आया, सेबी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सेबी के कार्यों में सम्मिलित है कौन कौन से? स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों की विनियमित करता है स्टॉक एक्सचेंज, बताया ना, प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। शेयर बाजार से संबंधित अनुसूचित धोखाधड़ी। शेयर बाजार मतलब शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज से थोड़ी से ही इसका अंतर है। धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना। धोखाधड़ी के कार्यों पर भी रोक कौन लगाता है? सेबी।
प्रतिभूति और अंतरंग व्यापार को नियंत्रण भी करता है, मतलब सभी कार्य इसके हैं। प्रतिभूति क्या होता है भैया? देखो, जब गवर्नमेंट के पास पैसा कम हो जाता है, बाजार में पैसा बढ़ जाता है, तो जो इसके मालिक होते हैं उनके पास पैसा बहुत होता है। गवर्नमेंट एक कागज लाती है जिसमें कि जिसे प्रतिभूति कहते हैं। गवर्नमेंट कहती है एग्जाम्पल के लिए हम इसे 2 लाख में देंगे, 2 लाख रुपए में देंगे। यह कागज को वह जो देती है उसमें जब ये वापस लेती है ना, गवर्नमेंट वापस लेती है तो इसका टैक्स देती है, कुछ इसे टैक्स दे देती है। तो 2 लाख तो जो बाजार में जो मुखिया रहते हैं वो लोग इसको 2 लाख रुपए में बड़े आसानी से खरीद लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट 2 लाख का कार्य नहीं करती, बड़े बड़े कार्य करती है। एग्जाम्पल के लिए हमने बताया है, इसे यह जो कागज होता है उसे प्रतिभूति कहते हैं। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? बुल किसे कहते हैं और बियर किसे कहते हैं? बुल, जब बाजार में भाव बढ़ जाता है, भाव का बढ़ना क्या कहलाता है? बुल कहलाता है। और बियर क्या कहता है? भाव जब कम हो जाता है, भाव का कम होना, बाजार में किसी भी सामान का कम होना बियर कहलाता है। बुल मतलब बढ़ना, बियर मतलब घटना। बुल और बियर का संबंध किससे है? विदेशी मुद्रा रिजर्व से है, या फिर बैंकिंग से है, या आंतरिक व्यापार से, या स्टॉक मार्केट से। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा स्टॉक मार्केट से इसका संबंध है। जब बाजार में सामान का भाव बढ़ जाता है तो बुल कहा जाता है, और बियर जब सामान का भाव घट जाता है तो उसे बियर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? बंबई स्टॉक एक्सचेंज है, या फिर दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, या फिर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है, या फिर OTCEI है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज आपसे पूछा तो बंबई स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना, यह भारत का बस नहीं भैया, यह भारत का बस नहीं, यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछे तो 9 जुलाई 1875 ईस्वी में हुई है। यह लगभग 148 साल पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए अगला क्वेश्चन, बंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? कौन सा इसका सूचकांक है? डोलेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी 50, या फिर इनमें से सभी हैं। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? मुंबई में सुपरमार्केट का नाम है, वॉशिंगटन में इंडियन टाउनशिप का नाम है, कोलकाता का स्टॉक एक्सचेंज है, या फिर न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है? वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कभी कभी पूछ दिया होगा, कोई बात नहीं। डो जोन्स है क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक है, या फिर बंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक है, या फिर विश्व स्वर्ण परिषद का स्वर्ण सूचकांक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? डी जोन्स कह सकते हो या फिर डो जोन्स कह सकते हो, एक ही बात है। यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक है। निक्की क्या है? यह 2014 में आया हुआ था पुलिस के एग्जाम पर। तो निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है, या फिर जापान के केंद्रीय बैंक का जापानी नाम है, या फिर जापान का केंद्रीय बैंक है, या फिर जापानी विदेशी मुद्रा बाजार है? निक्की क्या है? तो निक्की क्या है भैया? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। डी जोन्स न्यूयॉर्क की कंपनी है या नहीं है? हैग संग सियोल की कंपनी है या नहीं है? FTSE 100 लंदन की कंपनी है या नहीं है? निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर देना है। कौन सा सही सुमेलित है? डी जोन्स न्यूयॉर्क की कंपनी है, बिल्कुल हाँ है। FTSE 100 लंदन की कंपनी है, हाँ है। ये वाला आपका गलत है। हैग संग, तो मतलब कौन कौन सही है? 1 और 3। डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 और 3। ठीक है। हैग संग कहाँ की कंपनी है? हैग संग है
हांगकांग की कंपनी। कहाँ की? हांगकांग, ठीक है, हांगकांग की कंपनी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक स्टॉक एक्सचेंज सुमेलित नहीं है? इसमें क्या बताना है? कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है सुमेलित बताना है। जापान की कंपनी निक्की है या नहीं है? सिंगापुर साकाम, यूके की FTSI, USA की नैस्डैक। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सिंगापुर की कंपनी साकाम नहीं है, सिंगापुर की कंपनी साकाम नहीं है। तो बताइए केवल 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? सन शायद 2007 में 24 थी, लेकिन अब कितनी हो गई है? भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 10, 16, 23 या फिर 24, कितनी है? 23। अगला क्वेश्चन, सेबी ने पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े किस स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दी, जिससे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की कीमत की संख्या 24 से घटाकर कितने रह गई? 23 रह गई। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज था वह? कौन सा स्टॉक एक्सचेंज था? KSE सौराष्ट्र था, या फिर CSE कोच्चि था, MSE पटना था, या फिर GSE गुवाहाटी था? कौन से स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता हटा दी गई सेबी के द्वारा? तो KSE सौराष्ट्र की मान्यता हटा दी गई है। कब? सन 2007 में, 9 जुलाई सन 2007 में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1948 में, 1950 में, 1956 में या फिर 1964 में? तो भारतीय बीमा निगम की स्थापना सन 1956 में की गई, सन 1956 में की गई। साधारण बीमा निगम अगर आपसे पूछ ले साधारण बीमा निगम की स्थापना कब हुई है, तो 1973 ईस्वी में हुई है, आपको बताना पड़ेगा। दोनों डेट आप दोनों सन को याद रखना है। जीवन बीमा निगम की कौन सी पॉलिसी विशेषतः बच्चों के हितार्थ नहीं है, मतलब बच्चों के लिए नहीं है? कौन सी? जीवन किशोर, जीवन सुकन्या, जीवन छाया या फिर जीवन सुरक्षा? भारतीय जीवन बीमा निगम की कौन सी पॉलिसी है? किसकी? भारतीय जीवन बीमा निगम की। तो जीवन सुरक्षा पॉलिसी जो है वह बच्चों के लिए हितार्थ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? मतलब सेबी की बात हो रही है, सेबी की बात हो रही है। कब की गई? 1988 ईस्वी में, 1992 में, 1993 में या फिर 2002 में? तो इसका उत्तर है, क्या उत्तर है? 12 अप्रैल 1988 में की गई। किसकी? सेबी की स्थापना, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना। चलिए अगला, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस एक अध्यादेश के द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? किसकी बात हो रही है भैया? वैधानिक दर्जा की बात हो रही है। अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा 1988, 1990, 92 या फिर 93? किस अध्यादेश के द्वारा वैधानिक दर्जा प्राप्त है? 1992 के द्वारा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1947 में, 1948 में, 1949 में या फिर 1951 में? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? 1935 में। कौन से एक्ट के द्वारा? RBI एक्ट 1934 के द्वारा। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा? 1949। चलिए अगला क्वेश्चन, मुद्रा अवमूल्यन के फलस्वरूप होता है, क्या होता है? मुद्रा अवमूल्यन मतलब मुद्रा की कीमतों में कमी। जैसे
मान लिए भैया हमको 2012 में कोई सामान है वह 48 रुपये में मिल रहा था, लेकिन सन 2023 में वही सामान 58 रुपये में मिल रहा है। सामान एक ही लेकिन कीमतें अलग अलग। भाई ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है ना भैया, ज़्यादा हो गया पैसा, मतलब उसकी कीमतों में कमी हो गई। सामान वही है, कितनी की कमी आई? 10। मुद्रा अवमूल्यन में कितने की कमी आई? 10। ठीक है, तो मुद्रा अवमूल्यन से के फलस्वरूप होता क्या है आपको से पूछ रहा है, मतलब इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, बैंक दर में परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है? जो बैंक होता है वह जब आरबीआई से पैसा उधार लेता है, जिस रेट से आरबीआई बैंक को उधार देती है वह रेट क्या कहलाता है? बैंक दर कहलाता है। ठीक है, तो इससे होता क्या है? ऋण देने वाले बैंक, सॉरी कुछ समझ में नहीं आ रहा ऑप्शन का, निवेश के लिए चुनिंदा उद्योग ज़्यादा बढ़ते हैं। ब्याज की बाजार दर होती है, फिर नकदी आरक्षण अनुपात। ये तो ऑप्शन ही नहीं समझ में आ रहा। एक ही ऑप्शन समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत जो भी समझ में आ रहा है, क्या? ब्याज की बाजार दर। भाई जब बैंक 6 रुपये लेंगे, बैंक 6 रुपये मान लेते हैं आरबीआई से 6% के ब्याज में लिए बैंक, तो जब बैंक और आदमियों को पैसा देगी तो लगभग 6.5 रुपये देगी, या फिर 6 से तो ऊपर ही देगी, तो बाजार दर में बढ़ोतरी होगी, मतलब ब्याज की बाजार दर, इसका ऑप्शन होना चाहिए। बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है? बैंक दर क्या होता है? जिस पर एक बैंक पब्लिक को उधार देता है, या फिर आरबीआई पब्लिक को उधार देती है। आरबीआई तो कभी पब्लिक को उधार देती है नहीं, ये तो भूल ही जाओ। आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को उधार देती है, या फिर भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। तो आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को उधार देने की दर क्या कहलाती है? बैंक दर कहलाती है। सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? सहभागिता नोट होता क्या है? इसे सेबी के द्वारा, सेबी क्या होता है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988। सेबी क्या करता है? शेयर बाजार का नियंत्रण करता है। सेबी ने 1992 में विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने का अधिकार दिया है। भारत के शेयर बाजार में आप भी सहयोगी हो सकते हैं, सहभागिता दे सकते हैं। सेबी के द्वारा 1992 में यह कहा गया। तो अब बताइए, अब इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संचित निधि से संबंधित है सहभागिता का, या फिर विदेशी संस्थागत निवेश से संबंधित है, या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से संबंधित है, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो जब यह इतना समझने के बाद आपको सीधे सीधे उत्तर दिखना चाहिए, विदेशी संस्थागत निवेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है भैया? ध्यान से सुनना। रेपो दर क्या है? रेपो दर क्या है? एक ऐसी दर है जिस पर एनी बैंक, मतलब कोई भी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार ले सकता है। आरबीआई से बैंक जो उधार लेता है उस दर को रेपो दर कहते हैं। ठीक है, यह कथन है इसका। दूसरी बात, किसी देश के गिनी गुणांक, ये एक मान का अभिप्राय है। एक के मान का अभिप्राय क्या है? कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है। गिनी गुणांक क्यों निकाला जाता है? देश में कितना आय है, कितनी जनसंख्या है, तो गिनी गुणांक के द्वारा अपने को पता चल जाता है कितनी आय है। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन तो सही है। कौन सा सही है बताना है, तो दूसरा तो सही है और पहला भी सही है कि रिजर्व बैंक से जो बैंक उधार लेते हैं उस दर को क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। मतलब कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है?
भारतीय बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले हुआ भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1948 के बाद, या फिर भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम आया, इसे आप बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम भी कह सकते हैं, या फिर पंचवर्षीय योजनाएं चालू हुई। सबसे पहले क्या हुआ भारत के स्वतंत्र होने के बाद? थोड़ा ध्यान से देखना। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1996 में 56 में, पहले ही आपको पिछले वीडियो में बताया है। भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब हुई है? 1956 में। लेकिन साधारण बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1973 में। भैया इससे संबंधित है दोनों, ठीक है। 1956 और 1973। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछा गया है कि कब हुआ है। स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो 1955 में। देखते जाना आप। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम कब आया है? बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम क्या कब आया है? 1949 में। 1949 में। अगर एग्जैक्ट डाटा याद करना है तो 10 मार्च 1949। पहली पंचवर्षीय योजना की बात कब हुई है? 1951 में। अब बताइए पहला सन कौन सा आया? 1949 आया। कब हुआ? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम 1949। फिर से एक बार रिवाइज करना है। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956। साधारण बीमा का राष्ट्रीयकरण, बीमा निगम कब बना है? 1973। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1955। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया है? 1949। पहली पंचवर्षीय योजना चालू कब हुई? 1951। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हुआ भैया? इसका आंसर क्या हुआ? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम 1949। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे LIC कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी में, 1944 में, 1950 में, या फिर 47 में? LIC की स्थापना कब हुई है? LIC इंडियन गवर्नमेंट की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, आपको याद होना चाहिए। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी में हुई है। ईस्वी नहीं, सॉरी, सन में हुई। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 1956। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन संस्था कौन सी संस्था करती है? DFHI, CII, सेबी, या फिर IRDA? IRDA क्या करती है भैया? वो सेबी क्या करती है? तो ये तो बीमा क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये शेयर बाजार से संबंधित है, सेबी। ठीक है, लेकिन बीमा क्षेत्र से संबंधित क्या है? IRDA है। IRDA है। अब आपसे पूछ लिया गया कि IRDA को हिंदी में आप कह सकते हो बीमा नियामक विकास प्राधिकरण। बीमा नियामक विकास प्राधिकरण यह एक राष्ट्रीय एजेंसी है। यह एक राष्ट्रीय एजेंसी है, राष्ट्रीय एजेंसी। ठीक है, इसका गठन आपसे पूछ दिया जाए तो 1999 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ दिया जाए तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थापित है। ठीक है, तो आपका प्रश्न क्या है? भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? IRDA हो जाएगा। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त मंत्री के, गवर्नर के, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है, या फिर वित्त मंत्रालय के सचिव के, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर वित्त मंत्रालय के सचिव के का हस्ताक्षर होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए, हम तो कई बार बता चुके हैं, 1 रुपए का नोट या फिर सिक्का अधिनियम 1906 के द्वारा, 1906 में सिक्का अधिनियम आया था, उसके द्वारा वित्त मंत्रालय में सिक्कों की छपाई होती है। चलिए अगला, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? इसका एग्जैक्ट डाटा अगर आपको याद करना है तो 2 अक्टूबर 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते क्या हैं? जो भी ग्रामीण बैंक कृषि तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऋण देते हैं,
वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहलाते हैं। तो बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये तो 2 अक्टूबर 1975। कब होगा? 1975 इसका आंसर हो जाएगा। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1992 में, 82 में, 62 में या फिर 52 में? नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको अगर याद करना हो तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए अगर इसकी स्थापना पूछ दी गई है तो आपको बताना है 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1982, 12 जुलाई 1982। नाबार्ड क्या कार्य करता है? किसको लोन देता है? जो भी लघु उद्योग का कार्य करते हैं, ग्रामोद्योग का कार्य करते हैं, कुटीर उद्योग का कार्य करते हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में से जुड़े हुए कोई भी कार्य करते हैं, उनको अगर ऋण की आवश्यकता होती है तो नाबार्ड बैंक देता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? मुंबई में। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन सी? नाबार्ड, सहकारी बैंक, आरबीआई या फिर एसबीआई? ग्रामीण क्षेत्र की बात है, इसकी अवस्थापना की बात है भैया, ग्रामीण क्षेत्र की अवस्थापना। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताए हैं नाबार्ड लघु उद्योग, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग या फिर इनसे में से किसी को भी आवश्यकता होती है तो उसके लिए क्या करती है? लोन देती है। तो इसका उत्तर भी क्या होगा? नाबार्ड ही होगा ना भैया। ग्रामीण अवसंरचना होती क्या है? गांव में पेयजल की आवश्यकता होती है, पेयजल की आवश्यकता हो रही है, स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता हो रही है, मृदा संरक्षण की आवश्यकता हो रही है, प्राथमिक विद्यालय चाहिए। इनके लिए जो ऋण देता है राज्य सरकार को या फिर किसी को भी, तो कौन देता है? नाबार्ड देता है भैया। विकास कार्यक्रम की बात हो रही है ना अवसंरचना की, तो उसमें पेयजल, स्वास्थ्य केंद्र, मृदा संरक्षण, प्राथमिक विद्यालय ये सब तो होंगे ही ना। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। ध्यान से समझना, नियत प्रत्ययी प्रणाली के अंतर्गत, अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली के अंतर्गत या फिर नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत या फिर अनुपाती संरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। तो रिजर्व बैंक जब करेंसी जारी करता है तो वह नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत जारी करता है। अब नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली क्या होती है? इस व्यवस्था के तहत क्या होता है? इसके तहत आरबीआई हर समय इसको कम से कम आरबीआई को 200 करोड़ रुपए निवेश के लिए बनाए रखना आवश्यक है। मतलब 200 करोड़ रुपए इसके पास होना जरूरी है। जब भी इसकी कमी होती है तो आरबीआई नोट जारी करता है, नए नए नोट निकालता है। समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन, आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है कौन सा कथन सत्य है। आरबीआई क्या है? आरबीआई बैंकों और प्रतिभूति बाजार का नियामक है। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पहले आपको बता के आए हैं कि इसका नियामक कौन होता है। प्रतिभूति बाजार का नियामक कौन होता है? सेबी होता है। ठीक, अगला ऑप्शन क्या है? भारत ने आरबीआई स्वयं सहायता समूहों का नियंत्रण करता है? तो नहीं, इसके लिए स्वयं सहायता समूहों के लिए क्या है? नाबार्ड है। कि कब से बताते आ रहे हैं, नाबार्ड है। आरबीआई 1870 ईस्वी से कार्य कर रहा है? तो नहीं, आरबीआई की स्थापना कब हुई है? 1935 ईस्वी में हुई है, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, बचा क्या? आरबीआई भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षितियां रखता है। तो हाँ, ये बचा है, मतलब ये ऑप्शन, ये आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन, भारत के सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? इसका उत्तर तो स्वाभाविक सी बात है, वित्त मंत्रालय है। ठीक है ना? कौन से नियम के अंतर्गत? सिक्का अधिनियम 1906 के अंतर्गत। चलिए
किसी अर्थव्यवस्था के मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच कैसा संबंध होता है? आपको ध्यान से सुनना है कि मूल्य स्तर क्या होता है और मुद्रा का मूल्य क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, फिर बताइएगा इसका उत्तर क्या है। तो जब भी कीमतों में वृद्धि होती है तो मुद्रा का मूल्य घट जाता है। मूल्य स्तर क्या होता है? घट जाता है। कीमतों में वृद्धि होती है तो मूल्य स्तर घट जाता है, मतलब इसका प्रतिलोम प्रभाव पड़ता है भैया। चलिए अगला, भारत में निजी क्षेत्र का बैंक निम्न में से कौन सा एक है? ये तो फैक्ट है। कारपोरेशन बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, आरबीआई बैंक है, या फिर सिंडिकेट बैंक है। तो इसका उत्तर क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक जो है भारत में निजी क्षेत्र का बैंक है। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकृत किया जाता है? जैसे अपन फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं तो लगभग कितने साल का होता है? उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। कितने का? 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 7 वर्ष का या 10 वर्ष का? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 10 वर्ष। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, व्यापारिक बैंकों के द्वारा, सेबी के द्वारा। किसके द्वारा भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं? आरबीआई के द्वारा। लेकिन होते किसके हैं? सरकारों के, गवर्नमेंट के। ट्रेजरी बिल क्या होता है? जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल साधन होता है भैया, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल साधन होता है जिसे कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है और इसे वापस दे देगा। वापस देने में इसे कुछ रेट मिलेगा, दर मिलेगी, कुछ किसी दर से ब्याज मिलेगा इसे, तो यह खरीद लेगा, आराम से दे सकता है। कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, कोई बैंक खरीद सकता है। इसमें होता क्या है भैया? जो पेपर्स होते हैं, जो डेटा सिक्योरिटी होती है, जो बॉन्ड होते हैं, कोई पेपर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसे गवर्नमेंट गिरवी रखती है एक प्रकार से कुछ समय के लिए, जब गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता होती है, उसे ट्रेजरी बिल कहते हैं। गवर्नमेंट इसका पुनर्भुगतान की गारंटी लेती है कि हाँ भाई हम इसे वापस ले लेंगे आपसे। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र किसे कहते हैं? सरकारी प्रतिभूति। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि अल्पकालिक, तो किसे कहते हैं? ट्रेजरी बिल को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान का संबंध आवास ऋण देने से है? कौन सा संस्थान आवास ऋण देता है? आरबीआई देती है, एसबीआई देती है, आईबीए देती है, फिर आईसीआईसीआई बैंक देती है। तो आवास ऋण कौन सी संस्थान देती है? आईसीआईसीआई बैंक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बतौर वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत नहीं किया गया है? वाणिज्यिक बैंक होते क्या हैं? जो भी वित्तीय संस्थान जमा स्वीकारता है, हम लोगों की पूंजी को जमा कर लेता है, खाता प्रदान करता है हमें, उसे वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। अब इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। ध्यान से सुनिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं और विदेशी क्षेत्र के बैंक होते हैं। वाणिज्यिक बैंक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सार्वजनिक क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के और विदेशी क्षेत्र के। वर्गीकृत किसे नहीं किया गया है? सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र के बैंक को, निजी क्षेत्र के बैंक मतलब प्राइवेट क्षेत्र के बैंक, और विदेशी बैंक मतलब विदेशी बैंक। किसे वर्गीकृत नहीं किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? शहरी सहकारी बैंक। भारत में कृषि की एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा ऋण कौन वितरित करता है? वाणिज्यिक बैंकों का, सहकारी बैंकों का, निजी क्षेत्र के बैंकों का, या फिर सूक्ष्म वित्त संस्थानों का? जो छोटे छोटे वित्त संस्थान होते हैं उनका है। तो इसका उत्तर क्या होगा? वाणिज्यिक बैंक सबसे ज्यादा ऋण वितरण करने का कार्य करता है। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? ऐसा कौन सा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? कौन? विदेशी मुद्रा विनिमय कार्य है, या फिर मौद्रिक नीति का नियंत्रण का कार्य है, सरकारी खर्च का नियंत्रण कार्य है, या फिर बैंकर का बैंक के रूप में कार्य है? आरबीआई के बारे में पूछ रहा है कि उसके कार्य में कौन सा शामिल नहीं है।
तो विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य आरबीआई करता है। मौद्रिक नीति पर नियंत्रण करता है। बैंक रेट, रेपो दर, ये सब जितने दर होते हैं उनमें नियंत्रण का कार्य करता है। सरकारी खर्च पर नियंत्रण नहीं करता है। यह वित्तीय संस्थान में जो केंद्रीय बैंक होता है, आरबीआई है, वह सरकारी खर्च पर नियंत्रण नहीं करता है। इस पर नियंत्रण कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। बैंकर का बैंक के रूप में कार्य तो करता है, बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा ही जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी नंबर। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली जो ब्याज दर है, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? बैंक स्वयं निर्धारित करता है, ना वो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, ना केंद्रीय वित्त आयोग उसका निर्धारण करता है, ना भारतीय बैंक का कोई संघ इसे निर्धारित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, वह स्वयं निर्धारित करता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका क्या तात्पर्य है? भैया CRR होता क्या है? CRR पहले समझ लें, CRR क्या होता है। तो CRR को आरबीआई तय करती है। CRR नगद आरक्षित अनुपात इसे कहते हैं, नगदी रिजर्व अनुपात। भैया इसको आरबीआई तय करती है। यह होता है जो बैंक अपने पास रखता है। बैंकों को तरल एवं नगदी अनुपात में इसे रखना आवश्यक होता है। आरबीआई बोलता है कि आप इतने % अपने पास नगद के रूप में रखो। CRR में वृद्धि की घोषणा, जब इसमें वृद्धि कर देंगे, बैंक अपने पास रिजर्व के रूप में जब ज़्यादा रखेगा तो पैसा बैंक उधार कम देगा। उधार क्या करेगा? कम देगा। भैया अपने पास ज़्यादा सेफ रखना है तो उधार के लिए हमें कम देगा, उधार कम देगा। और जो भाई ज़्यादा रखना है तो उसको प्रॉफिट भी तो चाहिए, तो जो उधार हमको देगा वह भी महंगे रूप में देगा। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपको बताना है ये चीज़ है। पहला ही ऑप्शन अपना सही हो गया। वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। जब आरबीआई बोलेगी बैंकों को कि आप अपने पास ज़्यादा पैसा रखो तो वह कम उधार देगी, और जो भी उधार देगी वो महंगे दर में देगी। भारत के वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में शामिल है, क्या शामिल है? ग्राहकों की और शेयरों और प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री वाणिज्यिक बैंकों की बात कर रहा है। वसीयतों के लिए निष्पादक तथा न्यासी के रूप में कार्य करना। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो वसीयतों के लिए निष्पादक, भैया जो वसीयत जमा करते हैं तो उसके लिए निष्पादक वही बताता है ना, बैंक ही तो बताता है कि आप इतने वसीयत में इतना रुपए ले जा सकते हैं। तो कथन दूसरा तो बिल्कुल सही है, वाणिज्यिक बैंक ही बताता है। लेकिन ग्राहकों की शेयरों से और प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री का कार्य कौन करता है? ये कार्य सेबी का है। सेबी का है भैया, ये कार्य सेबी का है, ये कार्य वाणिज्यिक बैंकों का है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वाणिज्यिक बैंकों का कार्य कौन सा है? बी। निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देती है? सबसे पहले CRR नगदी आरक्षित अनुपात, जो कि नगद के रूप में बैंक आरबीआई कहता है कि बैंक नगद के रूप में रखे। ठीक है। DSO ऋण सेवा दायित्व के रूप में, तरलता समायोजन सुविधा या फिर सावधिक तरलता अनुपात। SLR क्या होता है? SLR क्या होता है भैया? SLR इसे कहते हैं स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि इसे भी आरबीआई कहता है कि बैंक अपने पास रखो, लेकिन जरूरी नहीं कि यह नगद के रूप में हो। यह सोने के रूप में भी रखा जा सकता है, नकदी के रूप में भी रखा जा सकता है, और ध्यान रहे प्रतिभूतियों के रूप में भी रखा जा सकता है। प्रतिभूतियों के रूप में भी रखा जा सकता है। जब ट्रेजरी बिल देती है सरकार तो उसे प्रतिभूति कहते हैं। ठीक है, सरकार देती है तो बैंक सरकार को उधार देती है, प्रतिभूतियां को भी वह SLR के रूप में रख सकता है।
तो इसका उत्तर क्या हुआ? सांविधिक तरलता अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन, आरक्षित निधि अनुपात CRR, सॉरी इसका तो आंसर ही दिया हुआ है। चलिए इसका आंसर ये होगा, आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। 152, संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों को जो आरक्षितियां बतौर बफर चल निधि का कार्य करती है वह क्या कहलाती हैं? CAR, CRR या SLR? CRR वही क्वेश्चन, वही चीज है, क्या कहलाती है? जो बफर के रूप में कार्य करती हैं, बफर के रूप में कार्य कर सकते हैं, उसे SLR कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकों की दर कम करने से क्या होगा? जो RBI है, मान लेते हैं SBI है, और फिर नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोग, ठीक। RBI जो इसे उधार देती है उसे अपन क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं, मान ले 6%। फिर SBI इन्हें देंगी नॉर्मल लोगों को, मान लेते हैं 6.2%। तो जब RBI मान लेते हैं SBI को 4% के दर से देने लगे तो SBI भी इसे लगभग 5% की दर से देने लगेगी। ये जब कम होगा तो नॉर्मल लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा। अब जब पैसा बढ़ जाएगा तो बाजार में तरलता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? अगला क्वेश्चन है, किसी वित्तीय वर्ष में PPF खातों में निवेश की अधिकतम न्यूनतम सीमा कितनी है? PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कोई भी व्यक्ति अपना खाता खोल सकता है इन खातों की जगह पर, कोई भी व्यक्ति खाता खोल सकता है। और फायदे की बात तो ये है कि लगभग इसमें 7% का ब्याज दर मिलता है, ध्यान होना चाहिए, ब्याज दर लगभग 7% का मिलता है। और न्यूनतम जमा राशि कितनी होती है भैया? न्यूनतम जमा राशि 500 होती है। 500 रुपए से खाता अपन खोल सकते हैं, हर साल जमा कर सकते हैं 500 रुपए। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहलाता है, 7% की ब्याज मिलती है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसमें अधिकतम सीमा पूछा है, अधिकतम सीमा 1.5 लाख की होती है। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से के लिए कितने दिन के लिए वैध रहता है? मान लेते हैं हम 7/2/2023 को जमा किए हैं, दिए हैं, चेक दिए हैं, तो ये कितने दिन तक वैध रहेगा? 90 दिन तक। 90 दिन का मतलब 3 महीने तक। निम्न में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? ऑप्शन है आपके पास HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, BNP पारिभाष, ING वैश्य बैंक। तो कौन सा विदेशी बैंक नहीं है? तो यही वाला जो बैंक है यह विदेशी बैंक नहीं है, यह निजी स्वामित्व वाला बहुराष्ट्रीय बैंक है जो कि भारतीय बैंक है, यह इंडियन बैंक है, यह एक इंडियन बैंक है। यूरोप का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है, इसकी स्थापना 1991 में हुई। हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन द्वारा इसे स्थापित किया गया था। कहाँ है? लंदन में है। भारत में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ठीक है ना। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की बात हो रही है, इसकी पहली शाखा भारत में खोली गई थी, कब? 1856 में। इसकी पहली ब्रांच कहाँ है? मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। यह भी एक विदेशी बैंक है क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय शाखाएं भारत में है? जिसकी कार्यालय शाखाएं भारत में है। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की कार्य शाखाएं कहाँ है? भारत में। कहाँ? पहली कार्य शाखा कहाँ खोली गई थी? मुंबई में। कब? 1856 में। ठीक है, चलिए यस बैंक के बारे में बता देते हैं। यस बैंक यह एक निजी बैंक है। पहली बात तो यह एक निजी बैंक है, निजी क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 2004 में हुई है। राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो मुंबई में है, मुंबई में है। 3 बातें, निजी बैंक है, 2004 में इसे
स्थापित किया गया था? राणा कपूर और अशोक कपूर, जो अशोक कपूर तो निपट गए हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है। HDFC बैंक, HDFC बैंक के बारे में कुछ। HDFC बैंक की स्थापना कब हुई भैया? ध्यान से देखिएगा इसके बारे में। स्थापना 1994 में हुई है, लेकिन 1995 में इसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य किया है, मतलब कार्य करना स्टार्ट किया है। कब? 1995 में। किस रूप में? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य करना स्टार्ट किया है। संपत्ति के आधार में भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है, निजी बैंक है। संपत्ति के आधार पर भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है। कौन सा? HDFC। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI का फुल फॉर्म है। इसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी कहा जाता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना भी 1964 में हुई। सॉरी, यह एक सरकारी बैंक है। अगर आपसे पूछे यस बैंक की स्थापना कब? 2004। HDFC बैंक की स्थापना कब? 1994। IDBI की स्थापना कब? 1964। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की स्थापना कब? 1856। चलिए अगला क्वेश्चन, टीजर ऋण क्या है? बैंकों द्वारा प्रभारित नियत ब्याज दर है या फिर बैंकों द्वारा प्रभारित अस्थिर ब्याज दर है। आरंभ में ब्याज की दर कम होती है और बाद के वर्षों में यह अत्यधिक बढ़ जाता है, मतलब बढ़ जाता है। बाद के वर्षों में ब्याज दर बहुत कम हो जाती है। बताना है कि टीजर ऋण क्या होता है। अगर आपसे पूछे कि टीजर ऋण की शुरुआत किस बैंक ने की थी, तो SBI बैंक जो है सबसे पहले टीजर ऋण देने वाला बैंक बना था। कब से? सन 2009 से। भैया टीजर ऋण बार बार हो तो रहा है। ठीक है, तो ये होता क्या है? आरंभ में ब्याज दर कम रहती है और बाद के वर्षों में यह अत्यधिक बढ़ जाती है। तो टीजर ऋण क्या है आपको पता हो चल गया होगा। ठीक है, अब प्रश्न क्या है? अशोध्य ऋण। अब क्या है ये अशोध्य ऋण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? किसी कंपनी को देय राशियां जिसका भुगतान 1 महीने में होने वाला है, वह अशोध्य ऋण कहलाता है। या फिर किसी कंपनी की देय राशियां जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। किसी कंपनी की देय राशियां जिसका भुगतान वर्ष में होने वाला है, 1 वर्ष में होने वाला है। या फिर किसी कंपनी की वह देय राशियां जिसका भुगतान 3 वर्षों के भीतर होने वाला है। अशोध्य ऋण वह ऋण होता है जो कि ऋणदाता जो है, ऋण का जो दाता है, जो D से दाता को प्रदर्शित कर देते हैं और L से लेने वाले को। ऋणदाता दे तो देता है, लेकिन इसके लौटाने की कोई नियति नहीं रहती, कुछ पता नहीं चलता, वादा नहीं रहता कि लौटाएगा ही। और ऋण देने के लिए भैया ये कुछ भी चीज गिरवी भी नहीं रखता है। जो दाता होता है वो किसी भी चीज को गिरवी भी नहीं रखता है, तो गारंटी नहीं होती है कि लेगा ये लोन लेने वाला लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर होगा किसी कंपनी की देय राशियां जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति RBI करता है कि नहीं करता है? बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता देने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुन सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल के बारे में है, बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती हैं, तो क्या सही नहीं है? तो हाँ, बैंकिंग लोकपाल के बारे में जान लें। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति RBI करता है। RBI बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति करता है, मतलब ये वाला सही है। बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने और जो भारतीय वासी नहीं है भारतीयों की शिकायतें सुन सकते हैं। जो भारत के वासी नहीं है और भारत में रह रहे हैं उनकी शिकायतें सुन सकते हैं। बिल्कुल हाँ, सुन सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित, अंतिम तो होते हैं ठीक है, संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। बाध्यकारी नहीं होता भैया, बाध्यकारी नहीं होता, मतलब ये वाला गलत है।
बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सुविधाएं निःशुल्क होती हैं, ये वाला भी बिल्कुल सही है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट लेन देनों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या होती है? तो निर्धारित न्यूनतम सीमा 1 लाख और अधिकतम सीमा 10 लाख होती है, या फिर निर्धारित न्यूनतम सीमा 2.5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,000 और अधिकतम सीमा 1 लाख। न्यूनतम सीमा 2 लाख, अधिकतम सीमा का कोई पता नहीं। न्यूनतम सीमा 10 लाख, अधिकतम सीमा 100 लाख। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट डिजिटल ट्रांसफर सिस्टम होता है जो कि रियल टाइम तुरंत पैसों को भेज देता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो कि डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर सिस्टम होता है। इसमें उच्च मूल्य का लेन देन का उपयोग किया जाता है जिसमें मूल्य धनराशि ज्यादा होती है। इसकी न्यूनतम राशि 2 लाख रुपए होती है और अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं होती। इसका समय काल क्या होता है? 9 बजे से 4:30 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार। ठीक है ना, इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो इसके ऑप्शन के अनुसार यह क्या होगा? निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम सीमा का कोई पता नहीं होता है। चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखत पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? चुंबकीय सामग्री। चुंबकीय, मैग्नेट से इसका संबंध है। मैग्नेट मतलब एम, ये तो इसका उत्तर हो जाएगा। MICR का फुल फॉर्म क्या है? MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, यह कोड कितने अंक का होता है? 9 अंकीय कोड होता है। 9 अंकीय कोड में पहले शहर का नाम होता है, कितने अंक का? 3 अंक का। फिर बैंक का कोड होता है, बैंक का कोड होता है, कितने अंक का? 3 अंक। फिर ब्रांच कोड होता है, ब्रांच का कोड होता है, कितने अंक का? 3 अंक। तो 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 3 6 3 9, 9 अंक की संख्या कहलाती है MICR कोड। ठीक है, पिन कोड क्या होता है बाबू? पिन कोड अगर आपसे पूछे तो यह कितने अंक का होता है? आपसे पूछेगा तो 6 अंकों का। पिन PIN, तो P का मतलब क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर कितने अंक का होता है? 6 अंकों का। ज्यादातर पोस्ट ऑफिस को ढूंढने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। IFSC कोड कितने अंकों का होता है? अगर आपसे पूछे तो 11 अंकों का होता है। इसमें बैंक का नाम जो होता है 4 अंकों का होता है। एक सेकेंड ना, कितने अंकों का होता है? 4 अंकों का। तो बैंक का नाम 4 अंकों का होता है, टोटल 11 अंकों का। बैंक का नाम 4 अंकों का, बीच में इसके शून्य होता है, शून्य इसके बीच में होता है। बैंक शाखा, बैंक की जो शाखा होती है वो कितने अंकों का होता है? 6 अंकों। जैसे एग्जांपल के लिए पंजाब, PUNB, पंजाब शून्य, फिर इसके बाद 6 अंकों का कोई बैंक का ब्रांच का कोड होगा 055623। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक हो गए। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड देश भर के बैंकों और ब्रांचों में अलग अलग होता है। ISDN कोड, इसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, यह टेलीफोन नेटवर्क कोड होता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है पूछ रहा है। परियोजना वित्त देना वाणिज्यिक बैंकों का कार्य है या नहीं? ग्राहकों की ओर से भुगतान का निपटाना, या फिर CRR, SLR, रेपो दर जैसी नीतिगत दरें तय करना, या फिर क्रेडिट डेबिट ATM कार्ड जारी करना, कौन सा कार्य नहीं है? तो परियोजना में वित्त देना वाणिज्यिक बैंकों का कार्य है। ग्राहकों की ओर से भुगतान का निपटारा करवाना, यह भी वाणिज्यिक बैंकों का कार्य है। CRR, SLR तथा रेपो रेट जैसी नीतिगत दरें तय करना किसका कार्य है? RBI का कार्य है। यह वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है, केंद्रीय बैंक का कार्य है। प्रश्न क्या है? बैंक पार चेक
आहरित करने वाले ग्राहकों को निम्नलिखित अधिकार होता है। कौन सा अधिकार होता है? पार चेक पहले समझ लो, उसके बाद आप समझ जाओगे पार चेक होता क्या है। इसे एट पार चेक कहा जाता है। एट पार चेक इसे क्लियर होने के लिए अतिरिक्त प्रभार मतलब पैसा नहीं देना पड़ता क्लियर करने के लिए। इसे जब 1 लाख से कम, यह 1 लाख से कम रहता है, वो जो चेक 1 लाख से कम रहता है तो इसे नॉर्मल वैल्यू चेक कहते हैं। 1 लाख से जब ज़्यादा रहता है तो इसे हार्ड वैल्यू चेक कहते हैं। पार चेक को ही 1 लाख से कम नॉर्मल वैल्यू चेक, 1 लाख से ज़्यादा हार्ड वैल्यू चेक। तो पार चेक को आहरित करने से ग्राहकों को कौन सा अधिकार है? चेक के भुगतान के बाद उसे वापस लेने का अधिकार है या नहीं है? चेक के भुगतान के बाद आरबीआई की अनुमति से चेक वापस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है? चेक के भुगतान से पहले भुगतान को रोकने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग से वर्गीकृत करते हैं? व्यक्तिगत ऋण, इसे व्यक्तिगत ऋण समझिए, प्राथमिक प्राप्त ऋण, व्यापारिक ऋण या फिर कारपोरेट ऋण। कृषि संबंध में तो यह प्राथमिक क्षेत्र का कार्य हो गया। अगला क्वेश्चन, कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता है? CIBIL, सेबी, आरबीआई या फिर ये? आरबीआई का कार्य उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि नहीं देता है, यह बैंकों को रेगुलेटिंग करने का कार्य करता है। सेबी क्या करता है ये तो कई बार बता चुके हैं आप। CIBIL इसका फुल फॉर्म क्या होता है अगर आपसे पूछ दिया जाए तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो क्रेडिट के बारे में किसकी बात हो रही है? उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि क्रेडिट तैयार करता है कौन? CIBIL। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे कभी पूछे तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? सब प्राइम ऋण जिसके आने की संभावना बहुत कम हो। ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं होती है, ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं होती फिर भी उसे ऋण दिया जाता है, उसे सब प्राइम ऋण कहते हैं। इसका उत्तर ए नंबर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रुपया का मूल्य ह्रास हो रहा है, क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? रुपया का मूल्य कम होना, रुपये का मूल्य कम हुआ है तो उसे मूल्य ह्रास कहेंगे। पदबंधक से आप क्या समझते हैं? पदबंधक उधारकर्ता जो होता है, उधार जो देता है जो भी बैंक द्वारा आवास ऋण मान लेते हैं के कवर पर आवास ऋण वो देगा, उसके जगह पर वह किसी भी अचल संपत्ति का कागज रखना या प्रतिभूति रखना क्या कहलाता है? बंधक कहलाता है भाई। तो वही बंधक कहलाता है। उधारकर्ता द्वारा आवास ऋण के कवर के रूप में उपलब्ध अचल संपत्ति का प्रतिभूति बनाना क्या कहलाता है? पद बंधक कहलाता है। यह पद बंधक जो होता है ये कोई भी व्यक्ति, मान लेते हैं अचल संपत्ति नहीं है उसके पास, अचल संपत्ति नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति ढूंढता है जो उस चीज का भुगतान कर लेता है। समझ रहे हैं इस बात को? जैसे समझ में नहीं आता तो कोई गरीब आदमी है, खेती बाड़ी वाला, उसका कोई भाई है, मान लेते हैं टीचर है, तो टीचर की जो स्लिप होती है उस स्लिप को वह अचल संपत्ति के रूप में प्रतिभूति, मतलब जो स्लिप होती है प्रतिभूति को बैंक को दे देता है ताकि वह दूसरा, अगर मैं नहीं जमा कर पाऊँ तो दूसरा व्यक्ति उसका जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए अगला क्वेश्चन, पद बैंकेश्योरेंस से क्या समझते हैं? बैंक की जमा राशियों के बीमे के लिए बीमा योजना बनाना, या फिर बैंक के कर्मचारियों के लिए एक बीमा योजना है, फिर बैंक द्वारा जारी दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल हैं, पद बैंक्यूरेंस कहलाता है, या फिर बैंक से के एक जमा योजना जो केवल बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के लिए होता है,
बैंकेस्यूरेंस क्या कहलाता है? तो बैंकेस्यूरेंस बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है, बैंकेस्यूरेंस कहलाता है। समझ में तो आएगा नहीं है? तो आप ये समझ लो, ऐसा बैंक जो है इसकी वित्तीय सेवाएं जो बीमा राशि देती हैं, ये बैंक है, ये बीमा राशि है, इन दोनों से मिली जुली जो सेवाएं होती है बैंक्यूरेंस कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दर जिस पर देसी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है और उसके विपरीत उसे कहते हैं। ऐसी दर जिसे देसी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सके और जो विदेशी मुद्रा होती है वह देसी मुद्रा में परिवर्तित की जा सके, वह दर क्या कहलाती है? तो उसे क्या कहेंगे? विनिमय दर। समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन। बैंकिंग लोकपाल का क्या काम है? बैंकिंग लोकपाल का काम पूछ रहा है। काम क्या है? बसों के लिए बैंक ऋण का प्रभारी होता है या फिर ऋण के लिए ब्याज दर निर्धारित करता है लोकपाल, बैंकिंग का लोकपाल, या फिर ग्राहकों की वित्तीय सेवाओं के लिए होता है, या फिर बैंक की नई शाखाओं के लिए लाइसेंस जारी करता है। बैंकिंग लोकपाल करता क्या है? तो कि बैंकिंग लोकपाल जो शिकायतें होती हैं ग्राहक सेवाओं की, ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। सेंट्रल बैंक जिसे आरबीआई कहा जा सकता है के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? जो सेंट्रल बैंक से उधार लेते हैं उसके नियंत्रण के उपाय में क्या शामिल नहीं है? ध्यान देना है। बैंकिंग दर नीति शामिल नहीं है, आरबीआई का यह कार्य है कि नहीं है। खुला बाजार में प्रचलन करना आरबीआई का कार्य है या नहीं है। नकदी रिजर्व अनुपात में कार्य करना आरबीआई का काम है कि या नहीं है। या फिर नैतिक दबाव। नियंत्रण के उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो नियंत्रण के उपाय में जब आरबीआई नियंत्रित करती है किसी भी चीज को तो वह बैंक दर नीति जारी करती है, खुला बाजार प्रचलन की नीति जारी करती है, नकदी रिजर्व अनुपात जारी करती है, लेकिन उसके ऊपर कोई नैतिक दबाव नहीं डालती है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उसके उत्तर क्या हो जाएगा भैया? नैतिक दबाव। निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? मोबाइल बैंक, मोबाइल फोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, टेली बैंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? तो टेली बैंकिंग क्या होती है? जो टेलीफोन से बैंकिंग होती है, टेलीफोन, यही समझ लीजिए। इंटरनेट बैंकिंग यह भी बैंकिंग का एक चैनल है, मतलब इससे भी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल है। पैसे का आदान प्रदान होता है। मोबाइल बैंकिंग जानते हैं, पे और कुछ कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, गूगल पे। लेकिन मोबाइल वैन जो है, जो भारत सरकार द्वारा अब तक लाए गए जो सभी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं, जो भारत सरकार द्वारा लाए गए हैं, जैसे उदाहरण के लिए आरोग्य सेतु ऐप एक वैन है, एक वैन है जो कि गाड़ी है, उसके अंदर ये सारी सेवाएं उपलब्ध होती हैं। आरोग्य सेतु ऐप चलता है, उसमें आधार है जिसके बारे में वह जानकारी देता है। डिजी लॉकर ऐप है जो भारत सरकार का है। उमंग ऐप है जो भारत सरकार का है। ई औषधि ऐप है जो भारत सरकार की है। जितने भी भारत सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऐप लाई हुई हैं उसके बारे में जानकारी देता है। यह एक जन आंदोलन है। इसका एक उद्देश्य क्या है? जन आंदोलन करना, जनों जो व्यक्ति होते हैं उनको ढंग से बताना, सूचना प्रदर्शित करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें भी लिया है।
भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? आवास ऋण का। आवास ऋण का। ऑटो ऋण बहुत कम लिया जाता है, बाकी ये सब ऋण है। आवास ऋण सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। आवास ऋण देने वाली कंपनी क्या है? HDFC, ICICI बैंक, ठीक है, सबसे ज़्यादा। खुदरा ऋण होता क्या है? जो भी बैंक हैं या वित्तीय कंपनी है जो सीधे ग्राहकों को प्राप्त होती हैं। जो भी बैंक हैं या फिर वित्तीय कंपनी है जो पैसा सीधे ग्राहकों को प्राप्त होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? खुदरा ऋण। जैसे आवास ऋण, शैक्षिक ऋण, कार लोन, पर्सनल लोन, व्यक्तिगत ओवरड्राफ्ट, ऑटो ऋण, व्यक्तिगत ऋण, कुछ भी कह लीजिए आप, जो डायरेक्ट हितग्राही होता है उसके अकाउंट में आते हैं, ठीक ना। देखिए, अगर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा स्लो लग रही हो तो इसे फास्ट मोड में करके देख लीजिएगा। फास्ट मोड में करके आप देख लीजिएगा। फास्ट मोड का सेटिंग यूट्यूब पर उपलब्ध है, ठीक है। चलिए, किस कार्ड से बैंकों को उच्च ऋण जोखिम होता है? डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, ATM कार्ड से, या फिर इन सभी से। तो बैंक जो है उधार दे सकती है किस चीज़ से? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से। बैंकों के द्वारा क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। बैंक बता देती है कि इस व्यक्ति के मान लीजिए B एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति की लेने देने की जो क्षमता है वह 1 करोड़ की है। वह 1 करोड़ रुपए कहीं से उधार ले लिया, फिर वह नहीं चुका पाया, तो उसकी जिम्मेदार कौन होती है? बैंक होती है। नहीं चुका पाया, उसका जिम्मेदार बैंक होगा, क्योंकि इस बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी किया है, ठीक है। डेबिट कार्ड क्या होता है? जो डेबिट कार्ड है वह भी क्रेडिट कार्ड की तरह है, लेकिन इसमें क्रेडिट की अनुमति नहीं होती है या किसी से लोन नहीं ले सकता है। इसमें भी 4 अंकों का कोड होता है। 4 अंकों का कोड होता है जिसे हम स्टोर में, रेस्टोरेंट में, ऑनलाइन पेमेंट में या फिर कहीं भी और उसका उपयोग किया जा सकता है। जो डेबिट कार्ड होता है वह पैसा कहाँ का देता है? सेविंग अकाउंट में जो पैसे होते हैं उसका इस्तेमाल करता है। कहाँ के पैसे का? सेविंग अकाउंट में जो अपने पास पैसे होते हैं। ATM कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड क्या होता है? इससे ऋण लिया जा सकता है, ATM से पैसे निकाले जा सकते हैं। ATM कार्ड क्या होता है? जो कि ATM बने होते हैं वहाँ से पैसे निकालने का कार्य करता है। 4 अंक का इसमें भी कोड होता है। ब्रोक सभी से तो कोई मतलब नहीं है। चलिए, यह गतावधि चेक 6 महीने से मतलब नहीं होता है उसका 3 महीने से मतलब होता है। 3 महीने से से मतलब होता है। 3 महीने मतलब 90 दिन। अगर 90 दिन हो गया है तो वह चेक भंज नहीं सकता है जब तक दोनों पार्टी की अनुमति ना हो जाए। ठीक, पहली बात ये। जारी तारीख का है, मान लेते हैं 1/1/2023। तो जो 90 दिन के बाद अगर यह चेक जाता है तो यह वैध से आगे निकल जाता है, वैधता से अपने आगे निकल जाता है। 90 दिन किसकी वैधता तिथि होती है? जो भी इसके बाद जो अगर पहुंच गया वो 90 दिन के बाद, तो वह चेक क्या कहलाएगा? गतावधि चेक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा? चेक जिसके जारी होने की तिथि 6 महीने पूरे हो गए हों। हालांकि यह 6 के जगह पे अगर 3 भी लिखा होता तो चल जाता, यही उत्तर हो गया होता, ठीक है। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति खालिस्तान द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। भारत सरकार के द्वारा, RBI के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, या फिर संबद्ध राज्यों की सरकार के द्वारा। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? RBI। अगला क्वेश्चन, इनसाइड ट्रेडिंग से संबंधित है। इनसाइड ट्रेडिंग से क्या संबंधित है? सार्वजनिक व्यय से संबंधित है इनसाइड ट्रेडिंग, या फिर करारोपण से संबंधित है, शेयर बाजार से संबंधित है, या फिर हवाला से संबंधित है? इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? शेयर बाजार के प्रतिभूतियों के अवैध लेन देन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, अवैध लेन देन से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा
फ्यूचर्स बाजार में लेन देनों पर कर के रूप में संघ द्वारा लगाए जाते हैं या फिर राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? इनमें से कौन सा कथन सही है? जो कर होते हैं शेयर बाजार के या फ्यूचर बाजार के, कर किसके द्वारा लगाए जाते हैं? आपसे प्रश्न है, किसके द्वारा लगाए जाते हैं? तो संघ द्वारा लगाए जाते हैं। किसके द्वारा लगाए जाते हैं? संघ के द्वारा लगाए जाते हैं। और शेयर बाजार का हेड कौन होता है? सेबी होती है। सेबी के बारे में कई बार हमने आपको बताया है, आप नोट करके भी रखे होंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसी वैश्विक शेयर बाजार का संवेदनशील सूचकांक का नाम नहीं है? नास्डाक, निक्की, कोस्पी, सेबी। तो नास्डाक भी है, निक्की भी है, कोस्पी भी है, लेकिन सेबी शेयर बाजार सूचकांक का नाम नहीं है। यह शेयर बाजार को हैंडल करने वाली संस्था है। यह अगला क्वेश्चन, बड़ी संख्या में एटीएम्स होने के बावजूद अब भी लोग बैंक की शाखाओं में जाते हैं। इस मसले के कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? क्या कारण है कि इतनी संख्या में एटीएम्स उपलब्ध हैं लेकिन फिर भी अभी लोग बैंक का चक्कर काटते हैं? क्यों? ऑप्शन आपके पास क्या है? यह जमा राशियां स्वीकारता नहीं है, मतलब जमा नहीं होता है एटीएम्स में, या फिर इसकी नकदी वितरण क्षमता सीमित होती है। हाँ, एक दिन में इसकी नकदी वितरण क्षमता सीमित होती है। जैसे कोई बैंक हो गया, वह सिर्फ 40,000 रुपये देता है, 40,000 रुपये देता है, फिर उसके बाद तो नहीं दे सकता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 2 लाख रुपए एक ही दिन में चाहिए तो उसको बैंक शाखाओं में जाना पड़ेगा। ठीक है। मानवीय संपर्क का अभाव होता है, ये भी एक बड़ा कारण है भैया। केवल 1, केवल 2, 1 2 या फिर 1 2 3। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1 2 3, सभी आंसर सही है। बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार करती हैं उन्हें विदेशी मुद्रा इसको के नहीं का पढ़ लीजिए तब समझ में आएगा। अधिकृत डीलर, विदेशी डीलर, ओवरसीज शाखाएं या फिर अनुमोदित डीलर क्या कहते हैं? बैंक की शाखाएं जो सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय का कारोबार करती हैं क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? अधिकृत डीलर कहलाती हैं। इनको अधिकार होता है कि वो सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय करे। अब आपको बताना है कि किस एक्ट के अनुसार यह कार्य होता है। कमेंट बॉक्स में आप खुला है, आप इसका उत्तर दें। स्वाभिमान योजना जो भारत की योजना है, स्वाभिमान योजना जो कि 10 फरवरी 2011 को स्टार्ट हुई थी, सोनिया गांधी जी की सरकार थी, सोनिया गांधी द्वारा इसे लाया गया था। इसका टैगलाइन था, मेरा खाता मेरा स्वाभिमान। संचालन कौन करता है? वित्त मंत्रालय। चलिए, प्रश्न क्या है? भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण महिला के अधिकारों से संबंधित है, ग्रामीण वृद्धजनों की देखभाल से संबंधित है, ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है या फिर ग्रामीण खाद्य से संबंधित है? स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? स्वाभिमान योजना ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। स्वाभिमान योजना का सीधे उद्देश्य ही था कि जो बड़े ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें बैंकिंग सेवाओं को लाना स्वाभिमान योजना का क्या है? उद्देश्य ही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ग्रामीण बैंकिंग से।